फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। एक्चुअल में जो वेक्टर पढ़ने का जो रीज़न है फिजिक्स में, वो हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हमारा एम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है फिजिक्स में, ताकि हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जो है रिजल्टेंट निकालना सीख पाएँ। अब रिजल्टेंट क्या होता है, तो देखिए रिजल्टेंट जैसे आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालना सीखे होंगे कि सर्किट में 2-4 रेजिस्टेंसेज हैं, तो उनकी जगह पे मिला करके हम एक रेजिस्टेंस अगर लगाना चाहें जो कि जिसकी वैल्यू जो है उन सभी रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो निकालने का फॉर्मूला था सीरीज़ में जो है हम लोग डायरेक्ट सीरीज़ में क्या करते थे कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, R1 + R2 + R3। याद होगा, ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये निकालने का फॉर्मूला था सीरीज़ में। तो 3 रेजिस्टेंसेस की जगह पे हम लोग क्या करते थे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते थे ऐड करके, जो कि जिसकी जो वैल्यू होती थी, नेट वैल्यू होती थी, वो इन सभी के बराबर होती थी। उसी तरह पैरेलल में फॉर्मूला था 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, इस तरह का। तो ये हम लोग पढ़ते थे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है, ये देखिए, सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कोई वेट बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया इधर से 5 न्यूटन का फोर्स, और एक दूसरा भी फोर्स लगाया गया 3 न्यूटन का फोर्स। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं और पैरेलल हैं, तो हम क्या कर देंगे, अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों ही फोर्सेस की जगह हम सिर्फ एक फोर्स यूज करें जिसका इफेक्ट होना चाहिए वो इन दोनों ही फोर्सेस के बराबर होना चाहिए, यानी वो फोर्स उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि ये दो अलग अलग फोर्सेस मिलके कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। तो जो इफेक्ट ये दोनों फोर्सेस मिलके इस बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वही 8 न्यूटन का सिंगल फोर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा, वही इफेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि ये 8 न्यूटन क्या है, इन दोनों ही फोर्सेस के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ वेक्टर पे वही इक्विवेलेंट को थोड़ा सा एक नया नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। एक्चुअल में ये इक्विवेलेंट होता है 2 या 2 से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो 2 या 2 से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो है, उनको हटा करके, अगर इनको रिमूव करके अगर हम एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहें जो कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो दैट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, अब इन दोनों फोर्सेज F1 F2 का हम एक रिजल्टेंट, एक इक्विवेलेंट फोर्स लगाना चाहें, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 8 न्यूटन। तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया, ये हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में था। तो आई होप कि आप लोगों को रिजल्टेंट का मीनिंग समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जैसे यहाँ सिंपल ऐड कर दिए हैं ऐसा ही ऐड किया जाए, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अभी हम लोग वो रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, यही अगर कंडीशन यहाँ पे होता, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, अब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए या इक्विवेलेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करते, भाई नेट फोर्स यही होगा, 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करने वाला है, यहाँ पे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, 5 न्यूटन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो ओवरऑल जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा नेट फोर्स, वो क्या होगा, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो हम ये 2 फोर्सेस ना लगा करके क्या करें, हम एक सिंगल फोर्स क्या करें,
2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा दें तो जो इफेक्ट ये दोनों फोर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे वही इफेक्ट ये सिंगल अकेले फोर्स 2 न्यूटन का वही फोर्स या वही इफेक्ट कह सकते हैं प्रोड्यूस करने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो इक्विवेलेंट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा बच्चों, 2 न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई अपोजिट फोर्सेस हैं तो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग हमेशा जो है ऐड कर देंगे, कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो इतना चीज़ तो हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ के आ रहे हैं कि भाई पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वह माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल तब उठता है जब अगर ये एंगल पे लग रहे हों फोर्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइव न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 7 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल में, अब इसको ना हम पैरेलल कह सकते हैं, इसको ना हम पैरेलल कह सकते हैं और ना ही अपोजिट कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट ऐड कर देंगे या क्या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से वेक्टर का खेल शुरू होने जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 बेसिक तरीके हैं वेक्टर में। हम 1 बाय 1 तीनों ही मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो पैरेलल होता था, अपोजिट होता था, तब तो हम लोग अलजेब्रा का हेल्प लेते थे और अलजेब्रा की सहायता से सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया करते थे और सारा काम हमारा आसान हो जाया करता था। लेकिन अगर कोई 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ किसी एंगल पे हों और वो एंगल 0 और 180 के अलावा कोई एंगल हो, भाई 0 यानी पैरेलल था तो क्लियर हो गया, 180 यानी अपोजिट था तब भी क्लियर हो गया। लेकिन 0 और 180 के अलावा अगर कुछ और एंगल हो जाता है, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, उस केस में क्या करेंगे, 90 डिग्री हो गया, फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग जो है 2 क्वांटिटीज़ का या 3 क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए या कह सकते हैं इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 मेथड्स का यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को रिजल्टेंट का मीनिंग फील हो गया होगा, क्योंकि फील होना ज़रूरी है। देखिए जब तक फीलिंग नहीं आएगी चीज़ें क्लियर कर पाना आसान नहीं होगा। और फिजिक्स को फील करना होगा या किसी भी सब्जेक्ट को देखिए फील करना होगा, और फिजिक्स को तो फील करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये बच्चों हम लोग देखते हैं जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री की सहायता लेंगे, थोड़ा इसमें स्केल का यूज करना होगा। और ये 9th में आप लोग इसका थोड़ा सा जो है कह सकते हैं एक पार्ट आप लोगों ने देखा भी है, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि क्लास 9th का ही यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर रूल फॉलो करते थे। जैसे एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ मैं डायरेक्शंस बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई पर्सन है वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर मूव किया और फिर क्या किया है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फोर मीटर मूव किया, और हमको पूछ दे रहा है भाई इन दोनों का ओवरऑल मिला करके आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। भाई 3 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में उसने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया है, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, जो इनिशियल पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट को ए नाम दे देते हैं और फाइनल पॉइंट है ये बी नाम दे देते हैं।
तो हम लोग करते क्या थे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देते थे, एक लाइन सेगमेंट बना देते थे और फिर स्केल से इसको मेजर कर लेते थे। और ये 5 ही आएगा, 5 आएगा। इसको हम लोग बिना मेजर किए भी बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बन रहा है ये। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 रूट ओवर 25 = 5। तो ये तो क्लियर हो रहा होगा। तो इसी मेथड को कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इसमें दो तरीके हैं भाई, अगर 90 डिग्री एग्जैक्ट हो जा रहा है तब तो काम आसान हो गया, हम पाइथागोरस लगा देंगे, स्केल का सहायता नहीं लेंगे। लेकिन अगर यही केस कुछ अलग एंगल पे दे दिया होता, जैसे सपोज कर लीजिए इसी में क्वेश्चन में लिखा होता कि 3 मीटर भाई ये गए हैं ईस्ट डायरेक्शन में और इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चूज किया है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर गए हैं। तो अब यहाँ पे भाई अगर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जानना है तो यहाँ पे भी आप लाइन ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, तो आपको स्केल से करना क्या होगा, 3 मीटर 4 मीटर। अब इसको आप मेजर कीजिए, तो आप इसके लिए स्केलिंग करते थे। मैं ये 9th की चीज़ें बता रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 9th की चीज़ें याद होंगी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या थे, 3 मीटर बनाना है तो हम लोग लेट कर लेते थे स्केल कि 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 1 मीटर। तो 3 मीटर है तो 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लिए। अब 4 मीटर है तो 4 मीटर की भी लाइन हमने बना लिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब इस केस में हम इसको मेजर कर लेंगे जितना भी आया। अब ये 5 नहीं आएगा, 5 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये एंगल 90 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बच्चों कि यहाँ पे इस केस में हम लोग करते क्या है, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्री की सहायता लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया वो जो है 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर। ये अपने हिसाब से हम स्केल ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 3 किलोमीटर दिया होता तो हम 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर मान लेते। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, एंगल को ध्यान में, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। भाई ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये तो क्लियर होगा भाई, डायरेक्शन क्लियर होगा, नॉर्थ ईस्ट यही होता है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का टोटल एंगल 90 है, तो हाफ एंगल ये 45 हो जाएगा। तो ये एंगल 45, तो ये एंगल 45 होगा, ये टोटल 180 होता है, तो ये आई होप कि 135 होना चाहिए। क्यों बच्चों, ये 135। तो हम क्या करेंगे, 135 बनाते हुए एंगल कितना बना देंगे, 4 सेंटीमीटर बना देंगे, तो जो कि 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री का हम सहायता ले रहे हैं और फिर क्या करेंगे, स्केल से यहाँ से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जो भी वैल्यू निकल के आएगी, 5 से ग्रेटर आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो जो है 7 से भी ग्रेटर आएगी, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये मेथड तो अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो गया, बहुत ताम झाम वाला मेथड हो गया, स्केल की सहायता। अब आपके कन्फ्यूजन हो रहा हो क्या हम हमेशा स्केल यूज करेंगे, भाई फोर्स होगा तब भी यही काम करेंगे। 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन को भी हम मान लेंगे 1 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर, और स्केल का ही सहायता वहाँ पे भी हम लेंगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ऊपर से इसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी अगर आपको एंगल बनाने में कन्फ्यूजन हुआ, नहीं बना पाए, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात यह कि बहुत टाइम टेकिंग है, ये रिजल्टेंट निकालने में आपको जो है 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो इसी चीज़ों को, तो वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड क्लियर हो रहा होगा बच्चों, क्लास 9th का ही चीज़ है, मैंने रिवीजन सिर्फ करवाया है। वहाँ सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ये तरीका यूज करते थे, यहाँ हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये तरीका यूज कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, या कोई अदर वेक्टर क्वांटिटी हो बच्चों, ठीक है। तो ये मेथड जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इसकी 3 कमियां भी बता दी आप लोगों को। तो
अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 मेथड निकल के आएगा, या वो 2 नाम है अलग अलग, मेथड एक ही है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा काम बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, हमारा काम बहुत ही जो है कह सकते हैं कि आसान, एक्यूरेट और कम टाइम में हम जो है रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। तो वेक्टर एडिशन मेथड ये जानना ज़रूरी है, मैंने बस इसलिए बता दिया कि ये जानना ज़रूरी है। क्लास 11th में और आने वाले फ्यूचर के जितनी भी क्लासेज होंगी उसमें हम लोग जो है इस मेथड का यूज नहीं करते हैं, ये 9th लेवल तक के लिए ही बात है। बट 11th में ये स्टार्टिंग यहीं से होती है, पहला मेथड ही यही है, तो इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों को। आगे जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूँ रिजल्टेंट निकालने का, वही मेथड दिमाग में बैठा लेना है, उसी का हम लोगों को यूज करना है। तो क्लियर हो रहा होगा बच्चों? चलिए, तो वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए ही नहीं यूज किया जाता, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके इसलिए बताया है क्योंकि आप क्लास 9th में इसको किए होंगे। कुछ लोगों को याद भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग भूल चुके होंगे, ये भी मेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, जो है हम लोगों का जो आज एक्चुअल में इस लेक्चर को बनाने का जो हमारा एम था वो यही था कि आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ बता देना, क्योंकि वेक्टर में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फार्मूला है, और इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। इसी का बिल्कुल मिलता जुलता जो है स्वरूप है रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, एक ही चीज़ होता है, एक ही फार्मूला होता है, एक ही कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा जो है डायग्राम बस चेंज हो जाएगा, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो एक पे कंसेप्ट बनाइए, इसको कैच कीजिए, इसको पकड़िए और इसको दिमाग में एकदम अच्छे से फील कीजिए, और उसके बाद जो है इस पे ही न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोगों को, ये पूरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ही है ये चैप्टर। तो इसमें डेरिवेशन है नहीं, यही एक इकलौता डेरिवेशन है इसमें, और डेरिवेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है एक्चुअल में। हम लोगों को इस पर कह सकते हैं कि इसका अप्लीकेशन हम लोगों को करना है, इस पर सवाल लगाना है, लेकिन मैं पूरा आपको डिराइव भी करके दिखाऊंगा। तो इसलिए बच्चों जो है एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर सकते हैं, और कैसे किसी भी 2 वेक्टर्स का जो है इसकी सहायता से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी एंगल पे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है एंगल कोई फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 15 डिग्री, 7 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 13 डिग्री, 7.5 डिग्री, कितना भी डिग्री हो, हर एक एंगल के लिए हम लोग जो है ये लॉ अप्लीकेबल है। तो चलिए सपोज कर लीजिए कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ए बी नाम लिख देता हूँ। तो सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है और कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी है। ये वेक्टर आपको दिख रहा होगा कि ए और बी, अब इनका कोई एंगल वैंगल नहीं है, कोई एंगल भी होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा का है, कुछ एंगल होगा इनके बीच में। तो मान लिया हम लोगों ने इन दोनों ही एंगल, दोनों ही जो है वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये चाहे डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे फोर्स होगा, या मोमेंटम होगा, या कोई भी तीसरी भी चौथी वेक्टर क्वांटिटी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी के लिए है, ये रूल है। और इसके पिछले जो मैंने बताया है तरीका, वो भी जो है सभी वेक्टर क्वांटिटी के लिए था। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिमाग में अगर चल रहा है आपके, तो उसको पहले तो हटाइए। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने 9th में पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने ही पढ़ाया था, तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे था। लेकिन अभी हम लोगों को हर एक वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए एप्लीकेबल है सभी मेथड। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों को क्या गिवन है, 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ गिवन है ए एंड बी, जो कि एक एंगल थीटा डिग्री पे है ये। अब थीटा की वैल्यू 0 होगी या 60 होगी, 90 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो तरीका क्या कहता है, ये तरीका ये कहता है, आपको हेड टेल याद होगा, अगर जो पिछला वीडियो देखा होगा उसको याद होगा हेड टेल वेक्टर में क्या होता है।
ये जो है ए वाले वेक्टर का हेड है और ये इस वेक्टर का टेल है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे वेक्टर बी दिया हुआ है या वेक्टर ए को ही ध्यान दीजिए। इस वेक्टर ए को अगर मैं इसका सपोज के लिए कुछ मैग्नीट्यूड होगा, अब इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बच्चों इसमें हम लोगों को करना क्या है, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने क्या किया, ए वेक्टर को यहाँ पे लिख दिया है, तो इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो भी लेंथ थी इसकी वही लेंथ मैंने यहाँ रखी है। आप देखना डायरेक्शन को भी मैंने चेंज नहीं किया है। इसकी भी डायरेक्शन यहाँ ईस्ट थी, यहाँ इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट है। इसको कहते हैं इम्पोज करना। तो वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले वेक्टर को एक पास लाते हैं, तभी तो देखेंगे कि कैसे उनके बीच में एंगल है, क्या रिजल्टेंट है। तो हम लोग जो ये दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक यहाँ गिवन है, एक यहाँ गिवन है, इनको एक पास लाएंगे, इसको कहते हैं इम्पोज करना। और करने का तरीका क्या है, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए। तो सपोज कर लीजिए मैं इरेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, हेड टेल आपके समझने के लिए है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जो है, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो वेक्टर ए है, अच्छा एक चीज़ और, मैं वेक्टर पे ये सिंबल एरो नहीं बना रहा हूँ, ये एरो रहता है क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, यहाँ अलजेब्रा यूज करने वाले हैं। तो लास्ट में जब मैं रिजल्ट दूंगा तो वहाँ वेक्टर लगा दूंगा। हालांकि आपको सभी जगहों पे लगाना है, जब भी ए लिखिए तो वेक्टर ए लिखिए, जब भी बी लिखिए वेक्टर बी लिखिए, लेकिन मैं लास्ट में यूज करूँगा क्योंकि जो लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें, तो एरो की वजह से थोड़ा सा स्क्वायर लगाने में कन्फ्यूजन होगा, तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टेप क्या है, हम वेक्टर ए को यहीं पे रहने देंगे, वेक्टर बी को ला करके इसके पास ऊपर इम्पोज करेंगे। और इम्पोज करने का तरीका क्या होगा कि इस पहले वेक्टर का जो टेल होगा और इस दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा, टेल से टेल को मिला देंगे विदाउट, इसको कहते हैं शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग ऐसी करनी है वेक्टर्स की कि विदाउट चेंज इन देयर डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो लेंथ है वो लेंथ भी वही होनी चाहिए, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो ए को भी बी के पास ला सकता हूँ और चाहे तो बी को भी ए के पास ला सकता हूँ, कोई कन्फ्यूजन, कोई उससे चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को यहाँ पे ला दिया, शिफ्ट कर दिया, देखिए टेल से टेल मिला दिया। अच्छा जो डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन बी की भी है, लेंथ शायद थोड़ा सा कम लग रही होगी बट वही लेंथ है, क्योंकि मैं स्केल से तो बना नहीं रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे। तो वो ये सुपर इम्पोज कर दिया गया, देखिए डायरेक्शन वही है, यही वाली डायरेक्शन तो है इसकी, और जो लेंथ थी ये वही लेंथ इसकी भी है। तो लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो शिफ्ट कर दिया मैंने। और शिफ्ट करने का तरीका क्या है, टेल से टेल को मिला देना, दोनों वेक्टर्स का टेल और एक साथ मीट हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है, यहाँ लिखा हुआ नाम ही है इसका। इतना काम समझ में आ रहा होगा कि दो वेक्टर कहीं इधर उधर उड़ रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एक पास ला करके ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि दोनों के टेल को टेल से मिला दीजिए विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब ये नहीं कि डायरेक्शन को चेंज कर दिए, ऐसे था और हम ऐसे बना दिए, ये नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस वेक्टर को ला के यहाँ उठा के यहाँ पे रख दिया है। इन वेक्टर के बीच का एंगल जो था वो थीटा था। अब हम लोग को क्या करना है, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है। तो मैं एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है इमेजिनरी, मैंने डॉटेड इसलिए बनाया है। तो अब इसका जो बी होगा, पैरेललोग्राम में रूल आपको पता होगा कि आमने सामने की साइड जो होते हैं वो बराबर होती हैं। ये एक कह सकते हैं बनाया गया है, उसको आप एक्सटेंड करके बनाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ जो है वो आप लोग ज़रूर इसमें करेंगे, आप लोग साथ में करते चलिए, क्योंकि अभी चीज़ें मैं इरेज भी करता रहूँगा तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपके कॉपी पे सामने रहेगा पिछला स्टेप तो अगला स्टेप आप खुद समझ पाएंगे।
क्योंकि देख ही रहे हैं स्क्रीन छोटा है तो चीज़ें इरेज करनी होंगी, तो इसलिए जो है साथ में कॉपी पेन उठाइए और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि सिर्फ ये डेरिवेशन 5 नंबर डेरिवेशन और इस पर सवाल एक आना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल आना है हर एग्ज़ाम में, जो है कह सकते हैं कि वो आना ही आना है। तो इसको अभी तैयार कर लीजिए 5 नंबर अपना। तो इसमें करना क्या है कि मैंने जो है शिफ्ट किया और एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया है। तो अब ये जो बी होगा वो बी वही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भाई जो लंबाई है वही लंबाई है, डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं वही है। और मैं अब हर जगह एरो एरो नहीं बना रहा हूँ, ये एरो बनाने से क्या होगा, जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो एरो अंडरस्टूड है, वो एरो है बच्चों, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, आप बनाएंगे कॉपी पे जगह ज़्यादा होती है। ये बी है, वही एरो है, यहाँ पे ए पे भी एरो है, तो ये बी होगा और ऊपर वाला ए होगा, उसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये इसको अंदर लिख देता हूँ, ये बी है। और इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोगों को एक परपेंडिकुलर यहाँ से बनाना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ये परपेंडिकुलर है। और मैं नाम लिख देता हूँ, इस साइड का नाम एक्स लिख देता हूँ और इसका नाम वाई लिख देता हूँ। इसको मैं जो है यहाँ पी लिख देता हूँ, क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपको दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम है। और इसको मैं टी लिख देता हूँ और आर एस टी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है फिगर, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है, पैरेललोग्राम है। और मैंने ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाया टी तक और आर पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो बच्चों इतना चीज़ क्लियर हो रहा होगा, डायग्राम आपका बन गया होगा कॉपी पे। अब मैं इतना जो लेटर्स लिख दिया गया है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक क्लियर डायग्राम बना लेता हूँ। मेथड आप लोगों ने देख लिया। तो हमारा ये वेक्टर ए था, मैं अब एरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने देखा एरो बनाने से कितना छिप जा रहा फिगर ही हमारा। ये डॉटेड बनाया था, ये पैरेललोग्राम बनाया था, यहाँ से 90 डिग्री बनाया था, इसको फिर गड़बड़ हो गया। इसको मैंने ऐसे इरेज ये बढ़ा दिया था आगे, ये बन गया था 90 डिग्री, ये सब कुछ था। ये बी था तो ये भी बी था, इसको मैंने एक्स लिख दिया था और इसको वाई लिख दिया था। बाकी नाम क्या है, आपका जो नाम था वही नाम रखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग को करना क्या है वो देखिए। तो अब क्या, ये रूल क्या कहता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, तो पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होंगे, लेकिन जो है कौन सा डायगोनल, ये वाला डायगोनल, जो दोनों ही वेक्टर्स का जो है टेल जहाँ मिला था, जहाँ टेल को मिलाए थे हम लोगों ने, उसके टेल से जो डायगोनल निकल के आता है, दैट डायगोनल इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन 2 वेक्टर्स। यानी ये आर्क जो होगा, ये ए और बी दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये कैसे पाया गया है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में आर की वैल्यू ही निकालना होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू ही निकालना होता है। तो अब इसका रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा ये देखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा था, तो ये एक वेक्टर है, मतलब ये बी साइड है और ये उसके सामने वाला पैरेलल साइड है, और मैंने ये बढ़ा दिया है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा। कितने लोग इसको समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे ये कौन सा एंगल बन रहा है। तो ये कौन सा एंगल है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड।
तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये क्या हो गया, इक्वल होगा। तो भाई अगर ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा। बहुत छोटा सा लिखा है, अपने फिगर में डायरेक्ट जो है इसको क्लियर बना लीजिएगा। ये थीटा डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। तो अब कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लगा देना है दोनों। तो अब ये जो छोटा ट्रायंगल देख रहे हैं, जो भी इसका नाम आप लोगों ने लिखा होगा, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये पतला ट्रायंगल, इसमें लगा दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस फिगर में एल्टीट्यूड यही है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया है और इसका लेंथ मैंने एक्स मान लिया है, भाई यही तो है एल्टीट्यूड। और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, बी है। अरे यही तो है, यही तो है 90 डिग्री, यही तो है थीटा। ये क्या है, बी है, ये एक्स है, ये वाई है, मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, तो यक्स अपॉन बी। तो यहाँ से यक्स की जो वैल्यू होगी वो निकल गया है बी साइन थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको आप रुकिए, और एक काम करता है, मैं इस फिगर को हटा ही देता हूँ। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई बी साइन थीटा, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई बी साइन थीटा। और कॉस थीटा लगा दीजिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई अपॉन बी होगा। सब वेक्टर वेक्टर बी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ। एक्चुअल में तो यहाँ वेक्टर भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट लास्ट में वेक्टर लिखने वाला हूँ, आपको हर एक स्टेप पे लिखना होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अब हम ये सब एक्स वाई को बी में ही क्यों ला रहे हैं, थीटा में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो है हम लोगों को तीन ही चीज़ें गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, और उनके बीच का एंगल दिया हुआ थीटा। भी ये जो एक्स वाई ये सब हमने माना है, ये तो हमने लेट किया है, एज्यूम किया है। ये जो पैरेललोग्राम है ये हमने एज्यूम किया है, बनाया है, खुद से बनाया है। तो हम लोग जो है जो भी नोन क्वांटिटीज़ हम लोगों ने पैदा की है, उनको जो नोन क्वांटिटीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिक मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पे हम लोगों को यक्स और वाई जो है ये तो हम लोगों ने लेट किया है, तो इसको जो नोन क्वांटिटीज़ थी ए और बी और एंगल, उनके टर्म में मैंने ला दिया। तो बी थीटा ये तो पता ही होगा, तो बी साइन थीटा, एक्स बराबर बी साइन थीटा और वाई बराबर बी कॉस थीटा, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। तो सबको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक हम लोगों ने छोटा सा हेल्प लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करने वाला हूँ। चलिए तो फिर से मैं फिगर पे आ जाता हूँ। एक्स था, ये वाई था, ये बी था, ये बी था, ये आर मैंने बोला था ये रिजल्टेंट होता है, ये एंगल 90 था, ये एंगल थीटा था। चलिए इतना चीज़ क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, जैसे ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ए था, अपने फिगर में ध्यान दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों ने फिर से एक बार क्या लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यही आर है, ये यक्स है, और यहाँ पे जो ये हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये वाई था, और भाई ये इतना ए है और ये वाई इधर एक्स्ट्रा मिल गया है। तो नीचे की वैल्यू जो हो जाएगी
ए प्लस वाई हो जाएगी। ये पूरा डिस्टेंस ए प्लस वाई होगा, ये मैं शेड कर रहा हूँ ए प्लस वाई होगा क्योंकि इतना ए और ये बड़ा हुआ वाई मैंने माना है, ये एक्स माना है, ये रिजल्टेंट होता है मैंने बताया है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये सब वेक्टर है, आर के ऊपर वेक्टर होता है, बट मैं जो है वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना होगा बच्चों। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो अब इसके आगे हम लोगों को अलजेब्रा यूज करना है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। और अब हम लोगों ने जो यक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रखी है, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों इसमें हम लोगों को करना क्या है, जो हम लोगों ने यक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी ए और बी के टर्म में, वो वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यक्स की वैल्यू निकाली थी बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए तो ए ही है, और वाई की वैल्यू निकाली थी बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा 2a, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो ये जगह नहीं है यहाँ पे, बी कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अकेले मैं इसको पहले लिख देता हूँ। अच्छा ये देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये बी स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब मैं लास्ट स्टेटमेंट सीधे सीधे लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर होगा, तो रूट यहाँ लग जाएगा ना, तो वो क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो रिजल्टेंट जो है, सीधे सीधे जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ थी ए बी और जो उनके बीच का एंगल थीटा था, उससे जुड़ा हुआ हमने एक फार्मूला बना लिया। अब सीधे किसी भी क्वांटिटी का जो है, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, एंगल की जगह एंगल पुटअप कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस 30, 60, 90, 120, 180, 150 ये सब वैल्यू याद ही होगी। अब इससे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाता है तो कॉस का टेबल मिलेगा, साइन का टेबल मिलेगा आपको एग्जाम में, तो उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन
मैक्सिमम जितना भी जो है थीटा की वैल्यू होगी वो 30, 45, 60, 90, 120 इतनी ही मिलने वाली है। इससे छोटी और इसके बीच की वैल्यू जो है नहीं मिलती है, तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ 30, 60, 90 ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए, 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी अगर 15, 20, 25 ये सब वैल्यू मिलेगा तो उसकी सहायता के लिए आपको जो है टेबल ज़रूर मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आप उसका निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर उसी टर्म में ही छोड़ देंगे आंसर, क्योंकि 15 और 7 और 0 और 1, 2, 3 का इसका कोई याद नहीं रखता, 0 का तो याद रखता है सब लोग। तो बच्चों मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ और छत पे वीडियो बना रहा हूँ, तो छत वाले रूम पे, तो शायद आप लोगों को डॉग्स के बार्किंग की साउंड सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए जो है कंसंट्रेट वहाँ पे नहीं यहाँ पे कीजिए। तो इस फॉर्मूले का जो है हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक चीज़ हम लोगों ने अभी और नहीं निकाला है, ये देखिए, इससे रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पूछ सकता है, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, क्योंकि भाई ये ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर ही होगा, और अगर वो वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड तो आप इस फार्मूले से निकाल दिए, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आपने इससे निकाल दिया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंड जाता हूँ। डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से आप फिगर पे आ जाइए। तो ये कुछ हमारा फिगर था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, एक्स था, ये वाई था, ये बी था, है ना। तो और ये हमारा आर था, तो इस आर की वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन आर का जो है डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको हम लोगों को बताना होता है कि ए से भाई, या तो इसका डायरेक्शन हम ए वाले वेक्टर से बताएं या डायरेक्शन बी वाले वेक्टर से बताएं। तो मैं ए वाले से वेक्टर से डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। सपोज कर ये पूरा एंगल थीटा था बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का पूरा एंगल थीटा था, तो मान लिया गया कि ए और जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल अल्फ़ा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, जो हमें गिवन होगा हमेशा सवाल में। लेकिन वेक्टर जो ए है और जो रिजल्टेंट हमारा अभी आया है नया नया, इनके बीच में मान लिया गया एंगल क्या है, वो अल्फ़ा है। तो अगर अल्फ़ा है तो यहाँ पे फिर से एक बार लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होगा, उसी में ना लगाएंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड यानी कि क्या है यक्स, और बेस पूरा ए प्लस वाई, और अब क्या कीजिए, सारा एक्स और वाई का फिर से एक बार वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू थी बी साइन थीटा, वाई की वैल्यू ए प्लस ए, वाई की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। एक मिनट, कॉस थीटा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा एंगल यहाँ से निकाल देंगे, बट tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो इससे जो है आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे मैं एक सवाल भी लगा देता हूँ लगे हाथ, ताकि जो है प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी आसानी हो। इस पर जो नेक्स्ट मैं सवाल देने वाला हूँ, तो जिसको जो है आप लगा पाएंगे बिल्कुल। अब यहाँ से काम जो है हमारा अलजेब्रा का शुरू हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन का शुरू हो जाता है, कितना अच्छा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एक सवाल लगा के दिखा देता हूँ इस फार्मूले पे, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं एक सवाल लेता हूँ।
सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक और फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, जिनके बीच में एंगल जो है वो 60 मैं ले लेता हूँ सुविधा के लिए, और निकालना है हमें रिजल्टेंट। तो अब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि डायग्राम में रिजल्टेंट यही होगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे डायगोनल यही ना होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एंगल निकालना है। तो डायरेक्ट हम सवाल का फार्मूला लगाएंगे कोई। तो आर बराबर हम लोगों ने देखा है कि ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, तो यानी कि 5 से 15 टू 30, कॉस थीटा यानी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू तो मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल रटाई होगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने बोर्ड का पेपर दिया है। तो क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट कुछ 25 और 9 34, 25 और 15 ऐड कर दीजिए 40 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। 25 और 15 30 और 40 49, तो 49 और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 7, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई 7। तो अब देखिए 5 और 3 का जो है रिजल्टेंट निकल के आ गया 7, तो रिजल्टेंट तो निकल के आ गया 7। अब ये कितने एंगल पे लग रहा है 3 से, या कितने एंगल पे जो है लग रहा है ये 5 पे, ये भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। रिजल्टेंट याद रखिए 7 न्यूटन आ गया। कितने एंगल पे लग रहा है, तो जो है हम लोगों ने देखा था, हमारा सवाल जो था फिर से बना लेते हैं, क्या था बच्चों, 5 और 4 था, 5 और 3 था, ठीक है, 5 और 3 और 60 डिग्री, ठीक है, 5 और 3 और ये 60 डिग्री था, ये रिजल्टेंट होता है, इसका एंगल मान लिया मैंने अल्फ़ा है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालने का फार्मूला, tan अल्फ़ा का मैंने फार्मूला बताया आपको, tan अल्फ़ा बराबर क्या होता था, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा b की भी वैल्यू गिवन है हम लोगों को, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो b यानी कि 3 और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, और क्या होता है a यानी कि 5 प्लस b कॉस थीटा, तो b यानी कि फिर से 3 और कॉस थीटा यानी कि कॉस 60, और कॉस 60 यानी कि 1/2, तो 1/2। अब इसके बाद का तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल आसान सा खेल है भाई, यहाँ पे मैथ्स लगा दीजिएगा रेसिप्रोकल करके, एलसीएम लेके, या ये भी बता दें, चलिए बता ही देते हैं। फुल आंसर मैं बता देता हूँ। तो नीचे एलसीएम ले, ऊपर जो बचेगा ये बचेगा 3√3/2, और इसके नीचे जो है बचने वाला है हमारा 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जो 10, और ये 3 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 13, 5 2 जो 10, 13, 13/2, 13/2, तो रेसिप्रोकल 2/13, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/13, कट गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/√3/13, √3 है। अब इसको आप लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर लीजिएगा, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगर क्या यहाँ पे आ ही गया है कॉम्प्लिकेटेड, तो इससे कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा बराबर अगर कोई एग्जैक्ट tan की वैल्यू आ जाती है, जैसे √3 हो जाती है, 1 हो जाती है, इस तरह कुछ आ जाता, तो हम सीधे वैल्यू लिख देते,
लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का वैल्यू आएगा तो हम सीधे लिख देंगे अल्फ़ा बराबर tan, इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देख लीजिए, किसी भी थीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी निकालना हो तो जो यहाँ फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों, वो इधर आके इन्वर्स हो जाता है। तो tan इनवर्स 3√3/13। इसको बहुत इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, अभी नहीं डेसिमल ले आके कर देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा, और यहीं पे छोड़ना ही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम लोग जो फाइनल आंसर देंगे, क्या देंगे कि द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर इज 7 न्यूटन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ tan इनवर्स 3√3/30 एंगल फ्रॉम द वेक्टर, ये वेक्टर ए से निकला है बच्चों। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कह देगा कि एंगल आप बताइए रिजल्टेंट का बी वाले से, तो क्या करेंगे, ये तो अल्फ़ा निकालने का तरीका मैंने ए से बताया है, ए से बताया, तो बी से क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आ गई नोट कर लीजिए, मेथड में बता दे रहा हूँ, हर बार थोड़ी ना ये आने वाली, तो मेथड समझिए। तो देखिए ये हमारा था रिजल्टेंट, ये ए था, ये बी था, ये अल्फ़ा था, और ये ओवरऑल थीटा था। ए और बी के बीच में थीटा होगा ना, ये गिवन होगा सवाल में। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, तो अल्फ़ा जो था वो ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल था, लेकिन हमको पूछ रहा है रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल, तो करना क्या है, थीटा में से माइनस कर दीजिए, ये पूरा थीटा है, ये इतना अल्फ़ा है, तो ये इतना क्या होगा, थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। तो जो भी वैल्यू अल्फ़ा की आई होगी उसको थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने क्वेश्चन खुद से लिया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह का वैल्यू आ गया, लेकिन अगर आप जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू निकल के आएगा जिससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए। अगर बाई चांस नहीं निकलता है तो उसके लिए आप लोग इन्वर्स के फॉर्म में ही छोड़ देंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर मैं जो है प्रैक्टिस करने के लिए देने वाला हूँ, लेकिन जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। भाई बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर के देख रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख करके पॉज कर करके जो है स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई बहुत यहाँ पे नया चीज़ मैंने नहीं यूज किया है। ट्रिग्नोमेट्री का जो है हम लोगों ने थोड़ा सा यूज किया है, और जो है ज्योमेट्री का यूज किया, तो दोनों ही आप के लिए जो है कॉमन है, कह सकते हैं कि अभी आप लोग उससे परिचित हुए हैं हाई स्कूल में। तो कमेंट ज़रूर कीजिए बच्चों।